हैवान से बेपनाह मोहब्बत। एक लड़की किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथों और पीठ पर लगी चोटों के निशान से पता चल रहा था कि उसे कितना मारा गया है। वह दर्द से कराह रही थी, फिर भी काम करने में लगी हुई थी। ओ महारानी जी, कितने घंटे लगाओगी जरा सा बर्तन साफ करने में? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी काम करने को। थोड़ा तेज हाथ चलाओगी तो घिस नहीं जाएंगे तुम्हारे ये मुलायम हाथ। एक औरत की तीखी आवाज़ उस लड़की के कानों में पड़ती है। अपने डैडी से मेरी शिकायत कर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उस औरत ने बहुत जोर से लड़की के बाल पकड़े हुए थे, जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। आहा हा, मम्मी प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। और मैंने डैडी से आपकी कोई शिकायत नहीं की है। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बदतमीज लड़की, अब मुझसे जबान लड़ाओगी? यह कहते हुए वह और जोर से उसके बालों को पकड़ लेती है। इतने में ही वहाँ एक दूसरी लड़की आ जाती है। वह उस औरत से लड़की के बाल छुड़वाते हुए बोली, मम्मी क्या कर रही हैं आप? दी ने कहा ना कि उन्होंने डैडी से आपकी कोई शिकायत नहीं की है, तो फिर आप जबरदस्ती की कहानियाँ क्यों बना रही हैं? वह औरत बोली, जीविका, तुम इन सब से दूर ही रहो तो अच्छा है। ये मेरे और तानिया के बीच का मामला है। जीविका ने अपनी मम्मी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और तानिया की तरफ देखते हुए बोली, दी जा, मम्मी बस ही हो गया। उस लड़की ने सहमते हुए कहा। वह औरत लड़की के पास आकर पीछे से उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, सुनने में आया है कि तुमने आप अपने कमरे में जाओ, मैं ये सब कर लूँगी। जीविका की बातें सुनकर तानिया अपने कमरे में चली गई। वह औरत, जो कि तानिया की सौतेली माँ थी, दांत पीसते रह गई। तो यह नज़ारा है मल्होत्रा हाउस का। जो लड़की अपनी सौतेली मम्मी की जुल्म सह रही थी, वो तानिया है, जिसकी उम्र 24 साल की है। काली गहरी खूबसूरत झील सी आंखें, खूबसूरत चांद सा चेहरा। उस पतले चेहरे पर गुलाब की पंखुड़ियों से पतले गुलाबी होठ, कमर तक लंबे काले बाल। दिखने के साथ साथ उसका दिल भी काफ़ी खूबसूरत है। तानिया की मम्मी की डेथ तभी हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। तानिया के डैडी मिस्टर जितेश मल्होत्रा ने दूसरी शादी कर ली ताकि तानिया को उसकी माँ की कभी महसूस ना हो। पर मंदिरा से शादी करने के बाद तानिया की तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ ही रही थी। तानिया की सौतेली माँ मंदिरा तानिया को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। वह उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करती थी और जितेश जी के सामने ऐसा दिखाती थी कि वह तानिया का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। मंदिरा तनिया के बारे में जितेश जी को तरह तरह की बातें बताती थी, जो कि उसकी बनाई कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं थी। वह उनके कान भरने का काम करती थी। वह जितेश जी को बता चुकी थी कि तानिया का बहुत से लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए जितेश जी ने बात की सच्चाई तक पहुँचे बिना ही तानिया के गालों में जोर से थप्पड़ जड़ दिए थे। वे पूरी तरह मंदिरा के बस में हो चुके थे। वहीं तानिया की सौतेली बहन जीविका वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका और तानिया का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। जीविका को यह समझ ही नहीं आता था कि उसकी मम्मी तानिया के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। जब भी मंदिरा उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती तो जीविका उसे उस टॉर्चर से बचाने के काम करती थी। जीविका को बहुत तकलीफ होती थी ये देखकर कि जितेश जी खुद तानिया के डैड होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। तानिया अपने कमरे में आई। एक बार अपनी माँ की फोटो को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई?
आपको पता है डैड और उसकी दूसरी बीवी मिलकर मुझे कितना टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पर अब बहुत हुआ। मैं ये टॉर्चर की तकलीफ़ें और नहीं सहूँगी। वक्त आ गया है कि मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊँ। यह कहते हुए वह अपनी फ्रेंड दृष्टि को कॉल करती है। दृष्टि, मैं आ रही हूँ। फिर वह चुपके से अग्रवाल हाउस से निकलकर दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। दृष्टि उसका वेट कर रही होती है। तानिया अंदर जाकर अपना लगेज साइड में रखकर सोफे पर बैठ जाती है। वह दृष्टि के लटके हुए चेहरे की तरफ देखने लगती है। दृष्टि अपनी बुझी हुई आवाज़ में बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तू मुझसे दूर जा रही है, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं तुझसे जाने से रोक भी नहीं सकती। तानिया दृष्टि के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, दृष्टि, तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही हूँ। डोंट वरी यार, एक बार सब कुछ सेटल हो जाए तो मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैंने तुझे कॉल पर बताया था ना कि आज आरुष का बर्थडे पार्टी है और उसमें तुझे चलना है। उसमें स्पेशली तेरा नाम लेकर तुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ए आरुष भी न। पर दृष्टि, इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। अगली बार तुझे पता है ना, मैंने भागने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी। मुझे कितना पनिश किया गया था। प्लीज़ यार, अब मुझसे उनकी पनिशमेंट झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तानिया के कहे शब्दों में उसका दर्द, उसकी तकलीफें साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि को यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था कि वह तानिया के गालों को अपने हाथों में लेकर बोली, तानिया, तुझे ऐसे देखकर मुझे जितेश अंकल पर बहुत गुस्सा आता है। तू उनकी बेटी है यार, और मिसेज मंदिरा से पहले तू उनकी ज़िंदगी में आई है, पर पता नहीं क्यों उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। तानिया बोली, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इसके लिए डैडी को खुद अपनी आंखों का पर्दा हटाकर समझना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं तेरी बात मानकर पार्टी में जा रही हूँ। मुझे सही सलामत वहाँ से लाने की जिम्मेदारी तेरी है। दृष्टि बोली, अच्छा बाबा ठीक है, अब तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी में चलेंगे। दोनों पार्टी के लिए रेडी होने लगे। आज उनके एक कॉलेज फ्रेंड आरुष का बर्थडे पार्टी था जिसमें वे इनवाइट थे। दृष्टि एक कंपनी में जॉब करती थी और तानिया अपने लिए जॉब की तलाश कर रही थी। उसे एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उसे पूरा यकीन था कि वह सिलेक्ट हो जाएगी। इसी उम्मीद में वह अपने घर छोड़कर उस शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। थोड़ी देर में दोनों पार्टी के लिए निकल गए। ये पार्टी एक बार में होने वाली थी। तानिया का प्लान था कि पार्टी अटेंड करने के बाद वह तुरंत ट्रेन पकड़कर वहां से दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ एक विला में चार लड़के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम रौनक था, जो कॉलेज टाइम में तानिया और दृष्टि का कॉलेज मेट भी था। रौनक बोला, तानिया मुझे सबके सामने डंप करके ठीक नहीं किया। उसे उसके की सज़ा मिलेगी और आज ही मिलेगी। तुषार पर कैसे ब्रो? हमें तो ये भी नहीं पता कि तानिया अभी कहाँ होगी। रौनक अपनी आंखों में से एक शैतानी चमक लेकर बोला, डोंट वरी, वो आज आरुष के बर्थडे पार्टी में आने वाली है। वहीं पे हम उससे सारा हिसाब चुकता करेंगे। फिर जय की तरफ देखकर एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जय ये ले लेना, आज रात ये हमारे बहुत काम आने वाला है। रौनक के इतना कहते ही सभी एक शैतानी हंसी हंसने लगे। साहिल बोला, आखिरकार वो लड़की हमें मिल ही गई। अब बस आज रात को उससे अपनी सारी तमन्ना पूरी करनी है। रौनक बोला,
चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे भी तो पता चले रौनक खन्ना से पंगा लेने का क्या इल्ज़ाम होता है। तभी एक वेटर आया और तानिया को सॉफ्ट ड्रिंक देने लगा। तानिया ने उसे मना किया कि यह कहकर कि वह ड्रिंक नहीं करती, पर वेटर ने यह कहकर उसे ड्रिंक दे दी कि ये बस एक सॉफ्ट ड्रिंक है। बेशक यह रौनक ने उस वेटर को पैसे का लालच देकर भिजवाया था। उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर वह तानिया को मदहोशी हालत में करना चाहते थे, ताकि उसका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ उसी बार में एक प्राइवेट एरिया में एक लंबा चौड़ा और हैंडसम आदमी पी रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। वह आदमी और कोई नहीं, मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन सिंघानिया था। सिंघानिया, जो कि सिर्फ बिजनेसमैन, वर्ल्ड का बेताज बादशाह ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी एक जाना माना नाम था। उसका नाम ही काफ़ी था लोगों के दिलों को दहशत फैलाने के लिए। इतना गुस्सैल और एरोगेंट होने के बावजूद भी लड़कियां उस पर मरती थी। ऐसा हैंडसम था कि देखने वाला बस उसके में खो जाए। गहरी काली आंखें, उस पर घनी घनी सी पलकें, परफेक्ट जॉ लाइन और चेहरे के बाकी फीचर भी कमाल के थे। लंबी नाक और पतले गुलाबी होठ, जिस पर शायद ही किसी का मुस्कान देखी हो। दरअसल कल उसकी शादी मुंबई के एक मशहूर एक्ट्रेस और उसकी कॉलेज फ्रेंड अवनी खुराना से होने वाली थी। पर शादी एक दिन पहले यानी आज ही के दिन उसे अवनी के उससे शादी करने के असली मकसद के बारे में पता चला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अवनी जैसी भोली भाली शकल वाली लड़की ऐसी निकलेगी। आर्य तो उसकी जान ही लेने वाला था, पर उसके मॉम डैड आर्य के सामने गिड़गिड़ा कर अवनी की जान की भीख मांगने लगे। इसलिए आर्य ने उसे छोड़ दिया और उसके मम्मी डैडी के सामने शर्त रखी कि उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि उसके धोखे के बारे में आर्य को पता चला गया है, क्योंकि वह खुद सबके सामने उसे एक्सपोज करना चाहता था। दूसरी तरफ तानिया को अब धीरे धीरे ड्रग्स का नशा चढ़ने लगा। उसका सिर चकराने लगा। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दृष्टि सबके साथ डांस करने में बिजी थी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर रौनक और उसके दोस्त तानिया को लेकर एक कमरे में आ गए। अब तक तानिया की हालत भी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ड्रग्स की ज़्यादा मात्रा ड्रिंक में नहीं मिलाई थी। यह कहते हुए वो अपनी कार में बैठकर बाहर की तरफ निकल गए। तानिया और दृष्टि भी पहुंच गए। केक कटिंग करके आरुष का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने लगे। फिर भी अपना अपना इंजॉय करने लगे। तानिया तो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वो एक तरफ आराम से बैठी हुई थी। दृष्टि भी बस सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रही थी, ताकि वो जो भी उसके साथ करे तानिया को सब पता हो। जय जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तानिया आंखें मलते हुए सामने देखती है तो रौनक उसे खड़ा मिलता है। उसे देखकर तानिया की भौहें तन जाती है। वह गुस्से से बोली, लगता है मेरे रिएक्शन से तुम्हारा पेट नहीं भरा है, इसलिए मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुषार उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि रौनक हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। रौनक सातिर स्माइल करते हुए बोला, बस तुम्हारे इसी गुरूर को आज मैं तोड़ना चाहता हूँ। यह कहकर वह तानिया की तरफ बढ़ने लगा। तानिया उसका इंटेंशन समझते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर रौनक के चंगुल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। इतना सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे। रौनक ने तानिया की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा। रौनक, जय और साहिल, उसे पकड़ने के तैयार हो जाओ। दोनों ने करीब का इशारा पाकर अपने मजबूत हाथों से तानिया के मुलायम हाथों को कसकर पकड़ लिया। रौनक ने तुषार की तरफ देखते हुए कहा, अब यहाँ पर जो भी होगा तू उसकी एक वीडियो बना लेना। तुषार ने अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रौनक ने अपने गंदे इंटेंशन के साथ तानिया की ओर बढ़ते हुए कहा,
तू अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ा रही है ना? तानिया अभी भी अपने आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाती हुई उन्हें छोड़ने के लिए बेताब थी, पर उन दरिंदों पर कुछ असर हो रहा नहीं था। रौनक ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया। तानिया ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, कोई है, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज।